नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी पर नया इंटरनेशनल वर्ल्ड सर्वे आ गया है। यह सर्वे अब से बस कुछ घंटों पहले ही आया है। सर्वे में नरेंद्र मोदी सबसे आगे निकल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सारे वर्ल्ड लीडर्स पीछे छूट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट ने सर्वे के जो आंकड़े जारी किए हैं वो दुनिया को चौंका देने वाले हैं, क्योंकि अब ग्लोबल पावर की रेस में चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश हिंदुस्तान से पीछे छूट गए हैं। वर्ल्ड लीडर्स पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के मामले में नरेंद्र मोदी ट्रंप और जिनपिंग से बहुत आगे निकल गए हैं। यह सर्वे उस दिन आया है जब दिल्ली में ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर पोस्ट की है। मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की है और आज ब्रिक्स के एनएसएस की मीटिंग से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। ग्रुप फोटो के वक्त भारत के एनएसए अजीत डोवल के राइट में चाइनीज विदेश मंत्री थे, तो लेफ्ट में रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी खड़े थे। हिंदुस्तान के इस पावर शो का असर दुनिया पर क्या हुआ है, ग्लोबल साउथ में भारत का डंका कैसे बजा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 23 जून 2026 को नरेंद्र मोदी पर नया इंटरनेशनल सर्वे आया है। इस सर्वे में कौन सी चौंकाने वाली बात पता चली है? दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल पावर की लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? कॉन्फिडेंस इन वर्ल्ड लीडर्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी की पोजीशन क्या है? 10 साल बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत कहां खड़ा होगा? चीन, अमेरिका का क्या होगा? जून के सबसे लेटेस्ट इंटरनेशनल सर्वे का आंकड़ा शॉकिंग भी है, सरप्राइजिंग भी, और इसमें हिंदुस्तान के लिए, मोदी के लिए खुशखबरी भी है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि ग्लोबल पावर के तौर पर पहचाने जाने वाले रूस, चीन, अमेरिका जैसे देशों पर दुनिया का भरोसा घट गया है, लेकिन हिंदुस्तान पर भरोसा बढ़ गया है। और इस सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया को पुतिन पर नहीं, जिनपिंग पर नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं, इन सारे राष्ट्राध्यक्षों में से सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। यह भरोसा क्यों है, यह खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है, और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। सवाल है कि आखिर ये कौन सा सर्वे है जो मोदी को ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग से भी ताकतवर बता रहा है? ये कौन सा सर्वे है जो भारत को रूस, चीन, अमेरिका से भी बड़ा पावर बता रहा है? और ये कौन सा सर्वे है जिसके आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, हर जगह मोदी मोदी होने लगा है? दुनिया भर में जहां कहीं भी भारतीय डायस्पोरा रहता है और मोदी वहां पहुंचते हैं तो एक ही नारा वहां पे चल रहा होता है, मोदी मोदी मोदी। अब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप भी हर जगह मोदी 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 कह रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाकई ही, यहाँ पे मैं अपनी कमेंट्री शामिल करता हूँ, वाकई दुनिया में एक वाइब्रेंट लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का मामला नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन को देख लीजिए, चाइना के प्रेसिडेंट शी को देख लीजिए, और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को देख लीजिए, ग्लोबल साउथ के लीडर्स को देख लीजिए, हर जगह मोदी मोदी मोदी। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन डायस्पोरा का मामला नहीं, पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स और पूरी दुनिया की कम्युनिटीज मोदी 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 कह रहे हैं। The longest serving Prime Minister of India. India's the longest serving. केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपका नेबर कंट्री जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो 1, 2 और फिर 3 टर्म्स पूरी करते हैं। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। तो आप ये देखें कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो दी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है। वेल डन, तालियां, क्या बात है। तो चलिए अब आपको 23 जून को आया वो सर्वे दिखाते हैं, उसकी हैरान कर देने वाली फाइंडिंग्स के बारे में बताते हैं। यह सर्वे ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है, जिसमें मोदी को ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग से आगे दिखाया गया है। सर्वे का पहला सवाल था कि दुनिया में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में लोगों को किस देश पर, किस ग्लोबल पावर पर सबसे ज्यादा भरोसा है। इसके जवाब में सिर्फ 11% लोगों की राय रूस के फेवर में है। सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि चीन दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। सिर्फ 31% लोगों के मुताबिक अमेरिका ग्लोबल पावर के तौर पर जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। लेकिन इन तीनों देशों के ऊपर 50% लोगों की राय यह है कि भारत दुनिया में ग्लोबल पावर के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। और ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर सामने आए भारत की ग्लोबल अपील का डेमो मंगलवार को दिल्ली में दिखाई दिया। दिल्ली में ब्रिक्स के एनएसएस की मीटिंग हुई, जहां इंडिया, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रूस, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई के एनएसएस की सिक्योरिटी मीटिंग हुई। और ग्रुप फोटो में जो सबसे दिलचस्प तस्वीर नजर आई वो ये थी। एनएसए अजित डोवल के राइट में चीन के विदेश मंत्री थे, लेफ्ट में रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु थे। इस एक तस्वीर ने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक खलबली मचा दी है। ऊपर से एनएसए अजित डोवल ने दिल्ली से बहुत बड़ी मैसेजिंग दे दी है। हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ में बड़ा रोल प्ले करेगा। दिल्ली में ब्रिक्स के एनएसएस की मुलाकात से इस पर मुहर भी लग चुकी है। We are meeting at a very tumultuous time. The world is beleaguered by military conflicts and complex security problems. It is facing geopolitical uncertainties, economic strains, and disruptive technologies. Not only that, the threats are compounding. Multilateralism is on the decline. BRICS was conceived as an informal grouping of emerging economies to a more multipolar world order. BRICS is a very special coalition of countries who believe in peace, progress, growth, and cooperation. And I'm happy to see that it is gaining strength day by day. We have got a very special role to play in this world which appears to be in a turmoil, a world which appears to be changing, a world in which the instruments of conflict resolutions are probably getting blunted. नोट करने वाली बात यह है कि जिस दिन दिल्ली में ब्रिक्स के एनएसएस मिल रहे थे, उसी दिन दिल्ली में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर 1-to-1 कर रहे थे। यानी सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड हो रहा है। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव और ताकत की एक बहुत बड़ी वजह प्रधानमंत्री मोदी है। और लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे से यह चीज भी क्लियर हो गई है। इस सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि दुनिया के किस वर्ल्ड लीडर पर वैश्विक मामलों में सही फैसले लेने पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो इसके जवाब में सिर्फ 4% की राय नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के फेवर में है। सिर्फ 8% की राय पुतिन के कॉन्फिडेंस पर है।
सिर्फ 20% को जिनपिंग पर भरोसा है, सिर्फ 21% लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा है, जबकि इन सबकी तुलना में 32% लोगों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान पर दुनिया का यह बढ़ता भरोसा लोवी इंस्टीट्यूट के 2025 के एशिया पावर इंडेक्स में भी दिखता है। 2025 एशिया पावर इंडेक्स में भारत पहली बार 40 पॉइंट्स का स्कोर क्रॉस करते हुए मेजर पावर की लिस्ट में शामिल हो गया। भारत ने इस इंडेक्स में जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत का ग्राफ इसलिए बढ़ा क्योंकि मोदी की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी से भारत को फायदा हुआ और मोदी की लीडरशिप में भारत की आर्थिक और मिलिट्री ताकत बढ़ी। मोदी ने हिंदुस्तान के इसी पावर शो का, इसी मिलिट्री माइट का जिक्र अब से कुछ घंटों पहले किया है। ग्लोबल पावर के तौर पर भारत का फ्यूचर प्लान क्या है, इसका पूरा रोड मैप जारी कर दिया है। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। इस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ही मजबूत होगा और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। मोदी का यह कहना कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार बनकर नहीं रहेगा, भारत हथियारों का निर्माता भी बनेगा और भविष्य में निर्णायक भी साबित होगा। मोदी ने वो काम युद्ध स्तर पर शुरू भी कर दिया है। दो 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज ये बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़ का यह आंकड़ा आज बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं और दुनिया भी मेड इन इंडिया हथियारों का लोहा मान रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यूएई ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यूएई आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाहता है। भारत सरकार ने संभावित डील का हिंट भी दे दिया है। यूएई के साथ हमारे घनिष्ठ रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध हैं और हम इस संबंध को और मजबूत करना चाहते हैं। यानी अगर एक लाइन में कहें तो पूरी दुनिया भारत को फ्यूचर पावर के तौर पर देख रही है। भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ही आगे बढ़ना चाह रही है। तभी तो हर रैंकिंग में, हर सर्वे में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की बढ़ती ताकत की बात हो रही है। 2014 से 2026 तक पूरी दुनिया में उथल पुथल मची, मोदी डटे रहे। ब्रिटेन में डेविड कैमरून, थेरेसा में बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक आए और चले गए, मोदी पीएम बने रहे। ऑस्ट्रेलिया में टोनी अबॉट, मैल्कम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन, एंथनी एल्बनीज आए और चले गए, भारत में मोदी ही पीएम रहे। जापान, इटली, अमेरिका, फ्रांस, 14 से 26 तक दुनिया के कई देशों में राष्ट्राध्यक्ष बदले, हिंदुस्तान में मोदी ही लीड करते रहे। कुछ घंटों पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 2 साल भी अपनी कुर्सी नहीं चला सके। खराब परफॉर्मेंस, पार्टी में विद्रोह और चुनावी दबाव की वजह से स्टामर को इस्तीफा देना पड़ा। ऊपर से स्टामर की अप्रूवल रेटिंग भी तेजी से गिर रही थी। मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग ही देख लीजिए। 24 देशों के लीडर्स के अप्रूवल रेटिंग में कीर स्टामर की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 27% पर है और वो इस रैंकिंग में नीचे से तीसरे पायदान पर हैं, जबकि नरेंद्र मोदी इस चार्ट को भी रूल कर रहे हैं। 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी इस वक्त भी दुनिया के लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। भारत की ही बात हो रही है। मोदी मोदी मोदी, ये सिर्फ भारतीय डायस्पोरा ही नहीं कह रहा। ये सारी बाज़गश्त, ये सारी गूंज हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जुबानी अभी इसी हफ्ता के दौरान देखने और सुनने को मिली, जब उन्होंने G7 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करते हुए उनकी तारीफें की, और फिर अभी यानी उस मुलाकात के 1 या 2 रोज बाद जो उन्होंने एक स्पेशल इंटरव्यू दिया, जिसमें बात से बात चढ़ती हुई मोदी जी की मदा सराई पे निकली। मोदी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह तारीफें की, वो मोदी 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 के नारों से भी 10 हाथ आगे। एनी हाउ, वो जो मोदी 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 वाली गर्दान है वो मुसलसल जप रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये डंका इस वक्त मोदी का बज रहा है इंडिया में। मोदी को तो मतलब देखिए ना, पूरा का पूरा वो लेवड़ा, वो तो मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले 2-3 दफा वो जो अपनी लगातार कॉन्टिन्यूस जीत है वो तो अपनी जगह पर, उस बंदे ने तो अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। आज ईरान के परमाणु बम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप दुनिया को गारंटी दे रहे हैं कि ईरान कभी एटम बम नहीं बनाएगा। ईरान कह रहा है हमने ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है। ट्रंप इस बार लिखित गारंटी दे रहे हैं।
ईरान मौखिक गारंटी भी देने को तैयार नहीं है। स्विट्जरलैंड में बातचीत फेल हो गई। बातचीत का नया सेंटर पाकिस्तान बन गया। ईरान के राष्ट्रपति का प्लेन पाकिस्तान में उतर गया है। इस बार वेलकम के लिए मुनीर नहीं था, शहबाज गले लग रहे थे। दरअसल मसला एटम बम का नहीं है, बात $6 अरब का है। ट्रंप चाहते हैं ईरान $6 अरब उसे दे दे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। बात यहीं पर फंसी है। ईरान के $100 अरब कहां फंसे हैं? ईरान अपना पैसा क्या ट्रंप की मर्जी से खर्च करेगा? क्या ईरान के पैसे से अमेरिकी किसान माला माल हो जाएंगे? ईरान को $100 अरब मिलने वाले हैं। यह रकम अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अलग अलग देशों में फ्रीज है। ईरानी पैसों को रिलीज करने की शुरुआत कतर से हो रही है, जहां से $6 अरब ईरान को मिलने वाले हैं। कतर के केंद्रीय बैंक में ईरान के $7 अरब फ्रीज हैं। ये पैसा दक्षिण कोरिया से तेल के भुगतान के तौर पर ईरान को मिलना था। 2023 में एक कैदी की अदला बदली के तहत कतर के बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया था, जो वहां फ्रीज है। चीन में ईरान के $20 अरब से $50 अरब फ्रीज हैं। ये तेल की कमाई है जो कई सालों से फंसी हुई है। पड़ोसी देश इराक में ईरान के $10 अरब से $15 अरब के बीच फ्रीज पड़े हैं। ये बिजली और गैस का पैसा है जो इराक ने जब्त कर रखा है। ईरान के भारत में करीब $7 अरब बैंकों में फ्रीज हैं। ये कच्चे तेल की बिक्री का फंड है जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से फ्रीज है। यूरोप और लक्समबर्ग में ईरान की करीब $2 अरब की संपत्ति फंसी हुई है। अमेरिका में भी ईरान की करीब $2 अरब की संपत्ति फ्रीज है। ईरान को $6 अरब की पहली किश्त फाइनल होते ही इस रकम के खर्चे को लेकर बवाल शुरू हो गया है। अमेरिका ने शर्त थोपनी शुरू कर दी है कि यह पैसा ईरान वहीं खर्च करेगा जहां ट्रंप चाहेंगे। ट्रंप चाहते हैं कतर से जो पैसा ईरान को मिले वो घूम फिरकर वापस अमेरिका के पास आ जाए। ट्रंप ये गेम कतर के साथ मिलकर कैसे खेल रहे हैं वो भी समझ लीजिए। ट्रंप सदियों पुरानी व्यवस्था ईरान पर थोपना चाहते हैं। ट्रंप पैसे के बदले मुस्तफा को अनाज देना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं ईरान खाने का सामान अमेरिका के किसानों से खरीदे। इसमें सोयाबीन, गेहूं और कॉर्न शामिल है। If we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And if Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people. That's a very, very good and very classic Trump deal. That's where if we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And if Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people. That's a very, very good and very classic Trump deal. That's ईरान को ट्रंप के कैश के बदले अनाज स्कीम पसंद नहीं है। ईरान कह रहा है उसे बाजार में जहां सस्ता और अच्छी क्वालिटी का अनाज मिलेगा वो वहां से खरीदेगा। अनाज की खरीदारी का अंतिम फैसला ईरान का कृषि मंत्रालय करेगा, ना कि अमेरिका। मीडिएटर कतर ने ऐसा दांव खेला है जिससे पलड़ा अमेरिका की तरफ झुकता दिख रहा है।
कतर का कहना है 6 अरब डॉलर खर्च करने की शर्त यही है कि पाई पाई अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के जरिए ही ईरान खर्च कर पाएगा। ईरान की मुक्त संपत्तियों के संबंध में हम देश के हित में जो भी सबसे अधिक लाभदायक और उपयुक्त होगा उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। वस्तुओं की खरीद के संबंध में हमारा कृषि मंत्रालय और इस मामले के लिए जिम्मेदार अन्य विभाग मूल्य और गुणवत्ता दोनों के आधार पर जो भी उचित समझेंगे उसी के आधार पर निर्णय लेंगे। इसीलिए इस संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। फ्रोजन एसेट के अलावा ईरान पर कैश की बारिश कच्चे तेल की बिक्री से भी होने वाली है। 8 जून से 14 जून के बीच जब अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं हटाए थे तो ईरान ने 30 करोड़ बैरल कच्चा तेल बेचा है। ईरान को अब अमेरिका ने 60 दिन की विंडो कच्चा तेल बेचने के लिए दी है, जो 21 अगस्त तक चालू रहेगी। ईरान का 14 करोड़ बैरल तेल समंदर में तैरते टैंकरों में भरा हुआ है। प्रतिबंध हटते ही ईरान ने इसे तुरंत एशिया के पड़ोसी देशों में बेचने के लिए भेज दिया है। युद्ध से पहले ईरान रोजाना मार्केट में करीब 15 से 16 लाख बैरल कच्चा तेल और कंडेंसेट बेचता था, जिस सोमवार को हॉर्मुज से 19 मिलियन बैरल तेल बिक्री के लिए गया है। 1 मिलियन बैरल का मतलब 10 लाख बैरल होता है। 19 मिलियन का मतलब 1 करोड़ 90 लाख बैरल तेल बाजार में पहुंचा है। अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करें तो एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल होता है। 19 मिलियन बैरल में 3 अरब 2 करोड़ 10 लाख लीटर तेल होता है। 24 घंटे में हॉर्मुज में कोई गोली नहीं चली है। हॉर्मुज से जहाज अरब सागर की तरफ आ रहे हैं और अरब सागर से फारस की खाड़ी की तरफ जा रहे हैं। इससे दुनिया भर के देशों ने राहत की सांस ली है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज से 72 घंटे में 71 जहाज गुजरे हैं। युद्ध से पहले हॉर्मुज से डेली 100 से 130 जहाज जाते थे। 2 बड़े तेल जहाज भी हॉर्मुज से निकले हैं, जिनमें 20 लाख बैरल तेल लदा है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर फिर ट्रंप पर निशाना साधा है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा, अब हॉर्मुज युद्ध से पहले की स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। हॉर्मुज पर कंट्रोल और यहां की व्यवस्था ईरान ही संभालेगा। ट्रंप के कहने से हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं जा पाएगा, उसे ईरान से परमिशन लेनी ही होगी। 60 दिनों तक ईरान कोई ट्रांजिट फीस या टोल नहीं वसूलेगा। 60 दिन बाद डील जैसी होगी ईरान वैसा करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कॉमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वहां कोई चार्ज किसी जहाज से नहीं लिया जा रहा। 60 दिन बाद ये नेगोशिएशन पर डिपेंड करेगा। ये बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद ईरान की वार्ताकार टीम मस्कट पहुंची। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ओमान के सुल्तान बिन तारिक से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज को लेकर विस्तार से बात हुई। ईरान ने ओमान को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि हॉर्मुज का कंट्रोल दोनों देश मिलकर करेंगे। अगर डील ईरान के मन मुताबिक रही तो हॉर्मुज टोल फ्री बना रहेगा। अगर 60 दिन बाद डील टूट गई तो ईरान फिर हॉर्मुज से टोल वसूलना शुरू कर देगा। ओमान ने एक दिन पहले कहा था वो हॉर्मुज में टोल लेने के खिलाफ है। मस्कट में मीटिंग के बाद ओमान भी 360 डिग्री बदल गया है। अब ईरान की हां में ही हां मिला रहा है। सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए, जैसा कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान द्वारा और ईरान तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि समझौता अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन प्रतिबंध अभी भी लागू है। इसीलिए हमें अपना तेल बेचने और बैंक के साथ काम करने के लिए छूट की जरूरत थी। जब तक हम प्रतिबंध हटा नहीं लेते तब तक के लिए यह छूट अस्थायी रूप से मिलनी चाहिए। इस छूट के लिए जरूरी काम पूरा हो चुका है। ट्रंप ने कहा था अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है तो फिर वो वही करेंगे जिसकी भाषा तेहरान समझता है। ट्रंप को उन्हीं की भाषा में ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री सैयद माजिद रेजा ने जवाब दिया है। ईरान की सेनाएं युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर अमेरिका ने कोई मिस कैलकुलेशन या प्रोवोकेशन किया तो ईरान इस बार बहुत बड़ा हमला करेगा। सीज फायर के दौरान ईरान अपने ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर को तैयार कर चुका है।
1000 से ज्यादा मिसाइलों का स्टॉक अब भी उसके पास है। ट्रंप ने अगर फायर झोंका तो ईरान उनके बेस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले करेगा। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. A war with Iran could cause a worldwide depression, as you noted, Mr. President. Are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran again? Well, not the way I'm doing it. It's not going to cause depression. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes. But we have two things: we have an open strait, and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. स्विट्जरलैंड में जेडी वेंस ने कहा था कि ईरान परमाणु स्थलों की निगरानी के लिए तैयार हो गया है। अब ट्रंप ने फिर वही बात दोहराई है। ईरान अपने परमाणु संस्थानों की उच्चतम स्तर पर निगरानी के लिए तैयार हो गया है। अगर वो न्यूक्लियर पर ईमानदारी नहीं दिखाते हैं तो फिर आगे की कोई वार्ता नहीं होगी। अगर ईरान न्यूक्लियर पर ईमानदारी से कायम रहता है तो अमेरिका ब्लॉकेड हटा लेगा। ईरान दावा कर रहा है न्यूक्लियर पर कोई चर्चा स्विट्जरलैंड में नहीं हुई है। यूएन के इंस्पेक्टर को ईरान में जांच के लिए कोई समय तय नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को भी ईरान डैमेज हो चुके परमाणु केंद्रों पर जाने और जांच करने का अधिकार नहीं देगा। ना तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक से कोई मुलाकात हुई है और ना ही हमारी कोई ऐसी योजना है कि एजेंसी अमेरिकी सैन्य आक्रमण और ज़ायोनी शासन के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त हुए ईरान के परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करे। मूलतः इस संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि के सदस्य के रूप में और सुरक्षा समझौते के प्रति प्रतिबद्ध देश के रूप में हम मौजूदा प्रक्रिया को जारी रखेंगे और मुझे लगता है कि मौजूदा प्रक्रिया काफी स्पष्ट है। स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद हॉर्मुज भले ही खुल गया है, बाकी मुद्दों पर मतभेद ज्यादा और सहमति कम है। ऐसे में आशंका यही है कि 60 दिनों की विंडो कब बंद हो जाए और खाड़ी में फिर बम और मिसाइल आग उगलने लगे।